क्या हम लोग एप्रिसिएशन करने के आदी हैं ज़िंदगी में? जब लोग हमारे बच्चे या कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं करना नहीं सी। जैसे कि माँ बाप जब खर्चा करते हैं तो वो जिताते हैं तो औलाद क्या कहती है, जम्मिया नहीं साजे। तो ये बातें तो सही नहीं है ना। यानी एप्रिसिएशन करना बहुत आसान है बनिस्बत इस किस्म के तौहीन अमेज़ आगे से रिमार्क्स दें। तो लेट्स सी कि एप्रिसिएशन इसमें क्या बनती है। वर्ड एप्रिसिएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप बताएं कि इसमें मुझे लगता है कि कोई ख़राबी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। तो ये वैसे वहम है। एप्रिसिएशन आप कर दें, माल पानी ना दें। अगर आप एप्रिसिएशन पे ही रुक जाते हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि एप्रिसिएशन दे दें। ये मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सीईओ का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इसलिए एप्रिसिएशन नहीं करते कि बंदा जो है ज़्यादा फूक ले जाएगा, फिर इंक्रीमेंट मांगेगा या कोई इजाज़तें मांगेगा या कुछ ऐसे करेगा। भाई फिर आप गूंगे तो नहीं है ना, आप कह देना सिंपली नो, ये नहीं हो सकता। तो एप्रिसिएशन अनमोल चीज़ है, उसका कोई मोल नहीं होता। आप ये भी कह सकते कि मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं, आपकी शक्ल अच्छी हो गई है, आप मेरे करीब नज़र आते हैं। पहले मैं ढूंढती फिरती थी आपको कि किधर हैं आप, वॉशरूम में ही 1.5 घंटा लगा देते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो एप्रिसिएशन में मुझे बताइए अपनी ऑनेस्टली कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में एप्रिसिएशन का रवाज है, क्या एप्रिसिएशन करते हैं आप जनरली स्पीकिंग, नॉट पर्टिकुलरली विद दिस पर्सन? क्या एप्रिसिएशन करते हैं हम लोग? है कि जब बंदा नशा छोड़ देता है और ताज़ा नशे की वारदातें नहीं करता, ताज़ा खपावे नहीं करता, तो फैमिली वाले पिछले लेके आ जाते हैं, वो जो साल पहले था और वो जो 2 साल पहले था। फिर उनको हमसे गिले शिकवे हो जाते हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये बीमारी है, डिजीज़ कॉन्सेप्ट के बहाने इसको बचाते हैं, हमें खुल के बिस्ती का मौका नहीं देते। जो कि अंग अंग दुखता है तो वो सब कुछ भूला होता है क्योंकि पेशेंट कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है, नशा तो नहीं कर रहा, पकड़ो जाओ ढूंढो। तो जो ही वो जॉबलेस होते हैं, वेले होते हैं, तो कहते हैं मोटे च पता नहीं क्यों पीड़ होती पई है। देखिए मैं वो एक ज़माने में बहुत रेगुलर टीवी प्रोग्राम किया करता था, तो एटीवी पे काफ़ी साल मैंने प्रोग्राम किया 2008, 9, 10 में। तो एक दिन वो एंकर पर्सन मुझसे पूछती हैं, फरा सादिया, कि डॉक्टर साहब आप बड़े मुश्किल तरीके बताते हैं, लंबे लंबे तरीके, कुछ छोटा सा तरीका बताओ जो कि हस्बैंड को ठीक कर दिया जाए। ऐसा कोई छोटा सा आसान सा तरीका बताएं कि जिससे हस्बैंड लोग जो है वो ठीक हो जाए। मैं कहा बिल्कुल आसान बता देता हूँ, अगर आप मुश्किल नहीं कर सकते तो आसान भी है। तो मैंने उनको बताया कि आसान तरीका यह है कि अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ़ करें कि उसको बुखार चढ़ जाए। तो वो कहने लगी कि हस्बैंड क्यों ना करे। मैंने कहा कि आपका सवाल क्या था? मैं कहा आपका सवाल ये था कि हस्बैंड को ठीक करना है, हस्बैंड को चाहत से भरपूर करना है। अगर आप कहती कि अगर वाइफ को ठीक करना हो, चाहत से भरपूर करना हो, तो मैं कहता उसकी तारीफ़ करें कि उसको बुखार ही चढ़ जाए। फिर कहती है तो फिर उन झूठ बोलना पड़ेगा। मैं क्या अगे तुसी बड़े सच बोल दे, ठीक है। जब आपको कोई पूछता है कि क्या हाल है तो आप कहते हैं ठीक हूँ, हालांकि ठीक कोई नहीं होते। ये एक रूटीन का झूठ है जो हम सब रोज़ बोलते हैं। तो बात यह है कि ऐसा सच तो मज़हब में भी इजाज़त है कि अगर आप अपने मियाँ या बीवी की तारीफ़ करते हैं, जो पता हो कि झूठी तारीफ़ कर रहे हैं आप, फिर भी सवाब होता है, फिर भी सवाब होता है। आप कभी अल्लाह ताला की सोच देखें मियाँ बीवी के बारे में कि अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है कि मियाँ बीवी के साथ और बीवी मियाँ के साथ अच्छा सलूक करे। लोगों को बहुत बुरा समझता है अल्लाह जो मियाँ बीवी में नफाक डालते हैं, जो मियाँ बीवी में मोहब्बत को ख़राब करते हैं। आसान तरीके भी होते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन के बारे में हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में थैंक यू भी नहीं है। अगर कोई थैंक यू कहे तो हम कहते यार कमाल हो गया, तू मेरा दोस्त है, तो थैंक यू बोल रहे हैं। देयर इज़ नो थैंक यू बिटवीन फ्रेंड्स। ये गलत बात है। थैंक यू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या बच्चे या मियाँ या बीवी एक दूसरे को थैंक यू बोलते रहे, इससे कोई पेट में दर्द नहीं होगा। लर्निंग से जब आपको झिझक होती है स्टेज पे आके बात करने से, तो कैसे दूर होती है? करने से ही दूर होती है। जब आपको गाड़ी चलाने की झिझक होती है और आप चौक में गाड़ी बंद हो जाती है आपकी,
तो उसको कैसे झिझक को दूर करते हैं। काम करने से आता है। अगर एप्रिसिएशन अगर आप सीखें, जो कि बहुत ही कारामद चीज़ है, पर एप्रिसिएशन आप करते हैं टेक्निकली जब कोई बंदा ऐसा काम करता है जो कि अच्छा है, या वादा पूरा करता है, या इरादा पूरा करता है, जिम्मेदारी को पूरा करता है। एक होती है एप्रिसिएशन ऐसे ही करते रहते, शाबाश 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 शाबाश, तो वो एप्रिसिएशन नहीं होती, वो ब्लैंकेट एप्रिसिएशन होती है। ये जो नो कहना है ये भी सीखने वाला काम है, और ये जो यस कहना है ये भी सीखने वाला काम है। यस का मतलब है जिम्मेदारी, नो का मतलब है कि आप असर्टिव हैं, आप माकूल आदमी हैं, आप एम ही यस यस नहीं करते। असल बात यह है कि ये बात तो सच है कि आपने अपना काम ख़राब किया था, अपना काम ठीक कर लिया, लेकिन अगर आप मेरे बेटे हैं तो फिर ये मेरा काम भी था। अगर आप मेरे कुछ लगते हैं तो फिर ये मेरा काम भी था। अब जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप आते हैं और आप नशा नहीं करते और आप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता भाई अपना काम कर रहे हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक है उस काम से जो कि आप कर रहे हैं, और मेरी तमन्ना है कि वो काम हो जाए और मुझे शाबाश मिले, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं है, फिर मेरा भी काम है। लेकिन ये इधर हमसायों में एक डॉक्टर है, उसके मरीज़ों के बारे में मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बाप हूँ और मेरा बेटा है और वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता, और अगर इससे मुझे फ़र्क पड़ता है, जो कि पढ़ता है, तो फिर जब वो ये काम करता है तो मुझे फ़ील करना है। वो इस वजह से कि वो मेरे रिश्ते में है। इसी तरह कई दफ़ा माँ बाप कही जाते हैं औलाद को, सब कुछ ताड़ा ही है ना, देना तो कोई नहीं। ये होता है ना, माँ बाप का एक मोटो होता है, सब कुछ ताड़ा ही है ना, वैसे देंगे नहीं। तो उसमें ये नहीं कहना चाहिए, औलाद को हमेशा ये कहना चाहिए कि ये जो सब कुछ कमाया है या जो सब कुछ है ये मेरा है, लेकिन चूँकि आप मेरे बेटे हैं तो आपका भी है। यानी आप उसको एग्जैक्ट सही तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं और बड़ी पोलाइटली आप कहते हैं कि चूँकि आप मेरे बेटे हैं तो फिर आप भी इससे फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा उठाइए। यानी मैं बाप हूँ, आप मेरे बेटे हैं, आप मेरी दौलत से फ़ायदा उठाइए। लेकिन अगर मैं बाप हूँ और आप मेरे बेटे हैं और आप मेरी दौलत से नुकसान उठाना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा? अगर मेरी दौलत से आप नुकसान उठाना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँगा? मैं बोलूँगा कि नहीं, ये मैं नहीं करने दूँगा। आप कहें मैनू पैसे की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो जाके लोगों को भी नशा कर सकना, मांग मूंग के कर सकना। क्यों? एप्रिसिएशन के लिए पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, जो अभी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अप्रिसिएशन करनी है तो पहले सबसे ज़िक्र करना पड़ेगा, 20 सेकंड में आपने बताना है आपने ऐसा क्या किया है जिसकी प्रेजिंग की जाए। आप नशा नहीं कर रहे, आप आवारा दोस्तों में नहीं जा रहे, आप घर पे ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं, कोई डिमांड नहीं कर रहे। वाइफ या बहनें या वालदा कहेंगी कि आप ये सारे काम जो है अच्छे कर रहे हो, तो इसकी वजह से मुझे बहुत खुशी है और मेरा दिल जो है वो मुतमईन है और मेरे दुख दूर हो गए हैं। तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ या आपकी बहुत तारीफ़ करती हूँ, आपकी बहुत सताइश करती हूँ, मैं आपकी बहुत प्रेज़ करती हूँ, और आप मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि आप मेरे बेटे या भाई या खामद हैं। और फिर साथ अगर आपके घर में रिवाज है कि थोड़ा साथ लगाना, गले से लगाना, थपकी देना और फिर कहना कि ऐसे ही करते रहिए। इट टेक्स ओनली 60 सेकेंड्स। 20 सेकेंड इस बात के कि किस बात की तारीफ़ कर रहे हैं, 20 सेकेंड के मुझे कितनी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, और 20 सेकेंड के मैं आपसे मोहब्बत या रिश्ता उसको रीइस्टेब्लिश करूं, फिर बताऊं कि मैं आपको बेटे के तौर पर कितना ओन करती हूं। क्योंकि बहुत दफ़ा हमने अपने बेटों को डिसोन किया होता है नशे की वजह से। हमने उन्हें कहा होता है कि तू मेरा पुत्र ही नहीं, तू तो पता नहीं कौन है, ये दफ़ा हो जा मेरी नज़र, तो दूर हो जा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो लंबी बात जो हम करते हैं, बेगैरत कह दिया या कुछ ऐसी बात कह दी, तो वो सारी बातें जो है बेकार की बातें हैं, बिस्ती प्रोग्राम है। तो जो एप्रिसिएशन है वो बस 1 मिनट में आप करते हैं। क्योंकि ये जो सरजनिश होती है, ये जो नाराज़गी का इजहार होता है, ये जो रेप्रिमेंड होता है, ये भी 1 मिनट का होता है। ये पहले 20 सेकंड में आप बताते हैं कि आपको
क्या चीज़ बॉदर कर रही है आपको, क्या चीज़ बुरी लगी है, कौन सी कुताही हो गई है, कौन सी गलती हो गई है, कौन सा स्टैंड टूट गया है, कौन सी वादा खिलाफ़ी हो गई है। आप पहले 20 सेकंड में उसका जिक्र करते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं नाराज़, मैं गुस्से में हूँ और मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल फट रहा है। कई लोग बातें करते हैं मेरा दिल फट रहा है वगैरह वगैरह। और फिर जब आप ये सब 20 सेकंड में कह चुकते हैं तो फिर आप कहते हैं कि स्टिल आप हैं मेरे बेटे और मैं आपको ओन करती हूँ और इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो। पर मैं इस रवैये को ओन नहीं करती जो कुताही का रवैया है। यानी रवैये को आप कह देते हैं कि वो कुताही का रवैया है, इसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, पर जो तुम हो ना चानन चिराग, इसको मैं ओन करती हूँ। असल बात तो यही ना कि आप सब और हम ओन करते हैं एक दूसरे को। पर अगर कोई चाय का गर्म कप किसी के मुंह पे फेंक दे तो ये तो काबिल कबूल नहीं है, ये तो ऑब्वियसली काबिल कबूल नहीं है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अगर आप सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम को समझ लें तारीफ करते हुए और नाराज़गी का इजहार करते हुए, तो आपके दरमियान जो ताल्लुकात कभी इतने ख़राब नहीं होंगे कि आप एक दूसरे से बार बार मुज़ाकरात ना कर सकें। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटे वाला काम करते हैं लड़ाई झगड़े में, तो उसकी इम्पैक्ट, उसका जो एक झटका है वो इतना ज़ोरदार होता है कि वो 2-4 हफ्ते 2-4 महीने हम फिर बात ही नहीं करते। क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, फिर कहते हैं गल ही नहीं करनी। फिर खामोशी को मसलों का हल समझ लिया जाता है, जबकि साइलेंस किल्स। तो ये 1 मिनट का फ़लसफ़ा है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है 1 मिनट में, ना नफ़रत का इजहार किया जा सकता है, ना 1 मिनट में बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा सकता है। तो हम इसकी जो नॉर्मल डोज है, जो साइंस ने कैलकुलेट किया है कि किसी की, वो जो आपको डर है ना कि तारीफ़ के बाद ये कोई पता नहीं मांगेगा कुछ, अगर तारीफ़ को 1 मिनट के अंदर अंदर रखें तो फिर उतना चौड़ नहीं होता। कोई चौड़ होना समझते हैं आप? यही डर है ना, चौड़ ना हो जाए किधर, फिर उतना चौड़ नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम प्यार का इजहार करते हैं, प्यार का ठाठे मारता हुआ तूफ़ान हम ले आते हैं, बेबी टॉक शुरू कर देते हैं। आपको पता है बेबी टॉक बड़ी कॉमन है। बेबी टॉक क्या होती है? इससे परहेज़ किया करें। लव बॉम्बिंग, अच्छा इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि जितना आपके पास स्टॉक होता है, जितनी मोहब्बत की जमा पूंजी होती है, सारी आप खर्च कर देते हैं और बाकी फिर कुछ बचता नहीं कुछ। तो और फिर जब वो तंग करता है तो फिर हमें गुस्सा बहुत आता है, मोहब्बत उसमें से इधर उधर हो जाती है, घबरा के छुई मुई मोहब्बत। जब आप 1 मिनट की बात करते हैं और एक दफ़ा नहीं करते, दिन में 4-5 दफ़ा करते हैं, महीने में 150 दफ़ा करते हैं, तो फिर उसका असर होने लगता है। रेपिटिशन और पैगाम 2 चीज़ें हैं कि आपका पैगाम क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपने कितनी दफ़ा कहा, वो रेपिटिशन। ये 2 चीज़ें हैं जो इंसानी दिमाग इन पे चलता है कि पैगाम क्लियर हो और दूसरा रिपीट हो, उसमें बार बार उसे दोहराया जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं
तो 1 मिनट काफ़ी है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये तो बाद की बातें हैं कि तारीफ़ होगी या डांट डपट होगी। असल बात यह है कि सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के साथ मामला तय करने की ज़रूरत है, गोल सेटिंग की ज़रूरत है, हदफ मुकर्रर करने की ज़रूरत है। हदफ कि करना क्या है, क्लियर वर्ड्स में करना क्या है। जब हम एक दूसरे के साथ ये तय कर रहे होते हैं कि करना क्या है, तो हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। हम कुछ कहते हैं, बच्चा कुछ और कहता है, और हमारे दरमियान इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता, और मुश्किल बंदा है, मुश्किल टॉपिक है, और इत्तेफाक राय कोई नहीं है, और जज्बात की गर्द उड़ी हुई है, घर में बहुत ज़्यादा शोर है, रौला है, और पिछली बातें हो रही हैं, 5 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बातें हो रही हैं, सारे पुराने ज़ख़म जो हैं वो ताज़ा हो रहे हैं। ऐसे में इसको हम क्रूशल कन्वर्सेशन कहते हैं, जो कि फिर सीखनी पड़ती है। आप कभी कभी हैरान होते होंगे कि हम हर चीज़ के बारे में कह देते हैं कि सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसा ही होता है। आपको पता है कि पहले लोग अच्छा भला कारोबार करते थे। 50 साल पहले एक सब्जेक्ट आ गया, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर करते हैं लोग, उसमें MBA करते हैं। तो क्यों ज़रूरत पेश आई MBA की? अच्छा भला तो बिज़नेस कर रहे थे लोग। आपका ख्याल है कि वो अच्छा भला बिज़नेस कर रहे थे? या अब लोग पढ़ लिख के हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से या लम्स से या किसी जगह से पढ़ लिख के तो अच्छा बिज़नेस करते हैं। अब लोग, लाहौर में 100 ऐसी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने ज़बरदस्त बिज़नेस इस्टेब्लिश किए हैं अपने सिंगल हैंडेडली। तो यकीनी तौर पर वो जो तालीम है उससे फ़र्क पड़ता है। आपको पता है 150 साल पहले डॉक्टर नहीं बना करते थे, हकीम ही होते थे। आपको पता है 150-200 साल पहले साइकोलॉजिस्ट, 250 साल पहले कोई नहीं होते थे। और उससे पहले भी कोई आर्किटेक्ट का सब्जेक्ट नहीं होता था। लोग खुद ही राज मजदूर बुला के मकान बनाते थे, कोई आर्किटेक्ट नहीं होता था, कोई इंजीनियर नहीं होता था। तो पहले को पुल भी नहीं होते थे। पहले दरिया के इधर रहने वाले इधर रहते थे, उधर रहने वाले उधर रहते थे। किधरे जाना ना आया तो कश्ती पे चले गए। और कोई बहरी जहाज़ नहीं होते थे, कोई हवाई जहाज़ नहीं होते थे। तो सीखने से सारे काम हुए। पहले आपको पता है 50 साल पहले घरों में आम खाने पकते थे, या आलू गोश्त या गोश्त आलू या दाल या कुछ। अब हर घर में पिज़्ज़ा बन रहा है, और YouTube से डाउनलोड कर कर के कि ये फ़लानी डिश है, ये जनाब चाइनीज़ खाना बन रहा है, ये फ़लाना हो रहा है। और लाहौर में फ़कत 50 साल पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं होता था, सिवाय एक रेस्टोरेंट था गोगो, और उसके साथ एक शिजान था, उसके सामने एक इंडस था जो बाद में आया जी। तो आज लाहौर में कम से कम 10,000 रेस्टोरेंट हैं जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज पेश करते हैं, जो इतना शानदार माहौल देते हैं जैसा लंदन के रेस्टोरेंट्स में भी नहीं होता। तो ज़िंदगी चेंज होती है। तो जब हम आपको सीखने की दावत देते हैं तो ये महज कोई शौक़ की बात हम नहीं कर रहे। सच पूछे तो जान कड़िक्की में फंसी हुई है। हम कौन सा अयाशी की बात कर रहे हैं कि चलो जी बैठे सीखें, वड्डे लोगों दी गल्लां करें, वड्डियां गल्लां, वड्डियां गल्लां। ये नहीं है ऐसी बात। मुझे पता है कि यहाँ कोई ऐसा मामला रस्मी सा नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर। क्योंकि आखिरकार तो सारे टेलीफोन इधर ही आते हैं ना, हर वक्त। ये कोई दिन नहीं है ऐसा कि जब घर वाले अपनी तकलीफ़ की वजह से फ़ोन नहीं करते, और फिर वो फ़ोन खड़कने शुरू हो जाते हैं, अच्छा उनकी करना है, उनकी करना है। माँ बाप से गुस्सा करना, औलाद से गुस्सा करना, मियाँ से गुस्सा करना, बीवी से गुस्सा करना, बेकार की बातें हैं। मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि वो दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि अबू मुझसे नाराज़ हैं शायद। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या जवाब दिया? कहते मैं तो कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप नाराज़ हैं कि नहीं। तो मैंने कहा उसको कह देना कि तुम मेरे दिल के बादशाह हो, मैंने क्या नाराज़ होना है तुमसे। कभी हमारा गुस्से का जो एक्सप्रेशन है वो बीच में अपने आप को याद दिलाएगा कि कहीं हम उसको भूल तो नहीं गए। गुस्से की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप पहचान सकते हैं कि आप किसके साथ गुस्सा कर रहे हैं। क्या आप उसके साथ गुस्सा कर रहे हैं
कि जो आपके दिल में बसता है या आप उसके दिल के अंदर बसते हैं, या जिसके साथ आपका रिश्ता बड़ा गहरा है, क्या उससे गुस्सा कर रहे हैं? वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ हम जो बात करते हैं, यहाँ तो कोई कमज़ोर है ही नहीं। मुझे बताइए यहाँ कौन कमज़ोर है? माँ कमज़ोर है या बाप कमज़ोर है, या बेटा कमज़ोर है या बेटी कमज़ोर है, या बीवी या खामद, कौन कमज़ोर है? यहाँ तो कमज़ोर लोगों की बात ही नहीं है, तो ताकतवर लोग हैं सारे। हमारी ज़िंदगी में तो ये बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ तो बात हम ये कर रहे हैं कि हम बग़ैर देखे वाले, बग़ैर पता किए हम ऐसा काम कर बैठते हैं जो हम कर नहीं सकते। हम तगड़े लोगों से मत्था लगा रहे। जो घर के लोग हैं ये तगड़े लोग हैं, इनका बड़ा असर होता है। ये जो घर के लोग होते हैं ना, ये बड़े जालिम लोग होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, इनके साथ मत्था नहीं लगाना चाहिए। ये कभी ना कभी पलटकर आपको फिर परेशानी वापस आती है जब हम ऐसे लोगों के साथ मत्था लगाते हैं, ऐसे लोगों के साथ अड्डा लगाते हैं, जैसे औलाद है, जैसे भाई है, जैसे बहन है, तो जैसे दोस्त हैं। फिर आप जितना भी वसी कर लें, जैसे आपके साथ काम करने वाले हैं, तो फिर अगर आपने उनके साथ मत्था लगाना है तो फिर आपका ही मत्था ख़राब होगा, फिर तो कोई और चीज़ नहीं होगी। तो फिर आप वसी करते रहें, और अपने इस दायरे को जब आप वसी करते रहते हैं तो गुस्सा ना करना आपकी आदत बन जाता है। और फिर दूसरा अगर गुस्सा करे भी तो आप उसका टुक टुक मुँह देखते हैं और वो परेशान हो जाता है कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर बैठा। सक्सेस फैक्टर्स का मतलब ये है कि जब आप इत्मीनान की दौलत से भी माला माल हों और वैसे भी माला माल हों और आपके ताल्लुकात भी अच्छे हों, तो इसको हम सक्सेस कहते हैं। और सक्सेस फैक्टर्स जो हैं, जो कि रिसर्च से साबित शुदा है, वो 30 हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन टॉप 30 की बात करते हैं। उसमें जो 30th सक्सेस फैक्टर है वो ये है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री कहाँ से कोई टॉप किया हो, टॉपर हो आप, ये 30th फैक्टर है। फिर कोई 27वां फैक्टर है कि आप लकी हों सक्सेस के लिए। और फिर कोई 23वां फैक्टर ये है कि आपने टॉप यूनिवर्सिटी में से तालीम हासिल की हो, चाहे नंबर कम ही आए हों, जैसे कि लम्स या हार्वर्ड या कोई जो बड़ा नाम स्टैनफोर्ड, ये इस तरह के नाम। फिर कि आप इन्वेस्टमेंट अच्छी करना जानते हो, ये एक 28वां फैक्टर है। फिर है अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना, ये कोई 22वां फैक्टर है। फिर अच्छी हेल्थ होना, अच्छी एनर्जी होना, ये कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है, 30वें फैक्टर आपको बताया और बताए, पहला फैक्टर है बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स। बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि डिसिप्लिन्ड होना, कि आपकी मर्जी आप पे चलती हो। तीसरा फैक्टर जो है कि लोगों के साथ निभा कर सकना, हर किस्म के लोगों के साथ निभा करना। चौथा फैक्टर यह है कि सपोर्टिव फैमिली होना, या स्पाउस होना, या माँ बाप होना। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो 30 फैक्टर्स हैं, जिसमें कोई निश तलाश करना, अपना बॉस खुद होना, हार्ड वर्कर होना, ये सारे फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं। 30 फैक्टर्स हैं, और आप चाहें तो उन 30 फैक्टर्स में से कोई 1, 2, 3 फैक्टर्स पे अमल करें तो आप कामयाब हो सकते हैं 30 फैक्टर्स में से। और जो कामयाबी जिसको कहते हैं, जो एक परिंदा है जो कि कहते हैं कि जिसके सर पे बैठ जाए तो वो बादशाह बन जाता है। पता है उस परिंदे का नाम क्या है? हुमा। तो वो परिंदा जो है, जो जिसके सर पे बैठे और वो बादशाह बन जाए, वो परिंदा आपके अंदर ही होता है। वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर 1 फैक्टर है बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू।
गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।